नमस्कार बच्चों। और पी ब्लॉक के काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने धीरे धीरे पढ़ लिए थे। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक का। और वो पी ब्लॉक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा टॉपिक है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड भी है ये सल्फर का। तो सल्फर डाइऑक्साइड का पहली बात तो फॉर्मूला सुन लेते हैं हम लोग SO2 में, ठीक है बच्चों। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने में, बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी काम की बातें भी हैं इसके अंदर। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसकी प्रिपरेशन, है ना बच्चों। अगर हम लोग प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे NCERT से। और वो प्रिपरेशन कहती है कि सबसे पहले आप रोस्टिंग कर दीजिए सल्फाइड ओर की। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिंग की जाती है सल्फाइड ओर की, है ना। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग का मतलब क्या है? रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग द सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो सल्फाइड ओर की अगर आप रोस्टिंग कर दोगे तो भी कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? SO2। तो सल्फाइड ओर कौन दे रखा है? एक तो FeS2 दे रखा है, इसकी रोस्टिंग कर दो तो मिलेगा क्या? Fe2O3 प्लस SO2। NCERT में मेंशन है SO2 गैस, ठीक है। एक और ले सकते हैं सल्फाइड और जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन ZnO प्लस SO2। यहाँ से आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो पहली प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन नंबर 1 क्या है? अगर हम रोस्टिंग कर देते हैं सल्फाइड ओर की तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। बच्चों एक और प्रिपरेशन है सेकंड नंबर की। NCERT बताती है कि जो सेकंड नंबर की प्रिपरेशन है वो सल्फर को क्या कर दो, एयर के साथ बर्न कर दो। बर्न कर दो तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? SO2। बट 6 to 8% आपको SO3 भी मिलेगी। कुछ इम्प्यूरिटी SO3 की भी मिलती है, सुना। तो अगर आप सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देते हो तो आपको देखोगे कि एक तो SO2 मिलेगी और 6 to 8% आपको SO3 मिलेगी। तो ये भी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो प्रिपरेशन हो गई, ये दो प्रिपरेशन हो गई। तो पहली प्रिपरेशन है कि रोस्टिंग कर दो आप सल्फाइड ओर की। तो अगर आप रोस्टिंग करते हो सल्फाइड ओर की तो आपको SO2 मिलती है, ZnS प्लस O2 चेंजेस इनटू ZnO प्लस SO2। और सेकंड है कि अगर आप सल्फर को बर्न कर देते हो एयर में तो SO2 मिलता है, साथ में कुछ इंप्योरिटी SO3 की भी मिलती है, ठीक है। बोलो बात सही है? तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ना। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो SO2 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जो थर्ड प्रिपरेशन है वो थर्ड प्रिपरेशन अगर आप देखेंगे तो सल्फाइड SO3 - 2 को आप सल्फाइड कहते हैं। इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दो तो आप देखोगे SO2 मिलेगी, साथ में H2O मिलेगा, ठीक है। तो इसको सल्फाइड कहते हैं, इसको सल्फाइड कहते हैं, इसको सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 प्रिपरेशन पढ़ ली है। पहली प्रिपरेशन है कि अगर हम रोस्टिंग कर देते हैं सल्फाइड ओर की तो हमें SO2 मिलती है। दूसरी हमारी जो प्रिपरेशन है वो सल्फर को बर्न कर देते हैं एयर की प्रेजेंस में तो SO2 मिलती है। और जो थर्ड प्रिपरेशन है वो सल्फाइड को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। अब जरा बात आती है बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बात समझिएगा, है ना। इसकी प्रॉपर्टीज की बात आती है। ये कलरलेस गैस है बच्चों, कलरलेस गैस, पंजेंट ऑर्डर है बच्चों, बहुत तीखी स्मेल होती है। अगर आपने कभी देखा हो तो जैसे रोड पे टायर बर्न होता है ना, तो टायर के अंदर वल्कनाइज रबर होता है। टायर जो होता है वो वल्कनाइज रबर से बना होता है और वल्कनाइज रबर सल्फर की प्रेजेंस से बनती है। तो अगर आप टायर को बर्न करोगे तो जो स्मेल आती है वही स्मेल होती है SO2 की। पंजेंट ऑर्डर होता है बच्चों, नहीं समझे? जो आपने देखा हो अगल बगल में जो टायर रोड के बगल में चलते हैं तो टायर वल्कनाइज रबर है और वल्कनाइज रबर सल्फर से बनती है, उसके अंदर सल्फर है और सल्फर जब बर्न होगा तो SO2 बनाएगा। तो इसकी वही स्मेल जो होती है वही स्मेल होती है, इसकी पंजेंट ऑर्डर होता है बच्चों। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन ये पूछा था कौन सी गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं होगी। जी में एक क्वेश्चन पूछा था कौन सी गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं होगी। तो O2 जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, नाइट्रोजन जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है,
PH3 जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो SO2 जो गैस है वो वाटर के लिए बहुत ज्यादा अफिनिटी रखती है। SO2 मेन एयर पॉल्यूटेंट है बच्चों। एसिड रेन का भी ये कॉज है। एसिड रेन, जो एसिड रेन होती है ना, वो भी इसी की वजह से होती है। तो O2N2 PH3 है। तो SO2 जो गैस है ये वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं होती, ये वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं होती। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कलरलेस है, पंजेंट ऑर्डर है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है बच्चों। दूसरा, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, डज नॉट सपोर्ट कंबशन, डज नॉट सपोर्ट कंबशन। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन नहीं देता, इससे आप ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। तो कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो अगर आप H2O को के अंदर SO2 को डिसॉल्व कर देते हैं तो वो H2SO3 बना लेता है। H2SO3 इज वेरी फेमस सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी सल्फ्यूरस एसिड होता है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड होता है और इसके अंदर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 होती है, तो H2SO3 बना लेता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि SO2 जो होता है ना बच्चों, ये एसिडिक ऑक्साइड भी होता है। आप इसे एसिडिक ऑक्साइड भी कह सकते हो। एसिडिक ऑक्साइड क्यों कह सकते हो? व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे विल फॉर्म एसिड। H2SO3 एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड बोला जाता है। मेरी बात सुनी? तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि प्रॉपर्टीज कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, डज नॉट सपोर्ट कंबशन है। कौन सी ऐसी गैस है जो वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं होती? आंसर SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में हाईली लार्ज अफिनिटी शो करती है वाटर के लिए, इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व होकर H2SO3 बना लेती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे लग रहा है। बच्चों अगर हम बात करें, बड़ी आसान आसान चीजें हैं अगर आप तरीके से समझोगे तो। अब जैसे मैंने जो आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है SO2, ठीक है। अभी मैंने आपसे बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है इसको, है ना, गैस सल्फर डाइऑक्साइड, एनसीईआरटी में मेंशन सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें, अभी मैंने प्रिपरेशन की बात करी थी, तो अगर आप, एक तो प्रिपरेशन थी कि अगर आप सल्फर को बर्न कर दें एयर में, सल्फर को बर्न कर देते हैं तो एक SO2 मिलती है, साथ में 6 to 8% SO3 भी मिलती है, ठीक है। तो ये पहली प्रिपरेशन हो गई। अगर हम इसकी दूसरी प्रिपरेशन करें तो हम रोस्टिंग कर सकते हैं। रोस्टिंग किसकी की जाती है? सल्फाइड ओर की। रोस्टिंग सल्फाइड ओर की जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं? FeS2 को एयर में बर्न कर सकते हैं, FeS2 की रोस्टिंग कर सकते हैं, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये बना लेगा आयरन Fe2O3 और सल्फर SO2। साथ में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक सल्फाइड की भी रोस्टिंग कर सकते हैं। सल्फाइड, आपको मैं रोस्टिंग बता दूं, रोस्टिंग होता है किसी भी सल्फाइड ओर को हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इससे होता क्या है, जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती है वो सारी निकल जाती है। मेटलर्जी में काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये बना लेता है ZnO + SO2, है ना। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। इसकी अगर मैं थर्ड प्रिपरेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी थर्ड प्रिपरेशन की बात करूं तो वो है कि सल्फाइड आयन को अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करा देते हैं तो वो आपको SO2 देता है साथ में, है ना। तो ये एनसीईआरटी में इसकी 3 प्रिपरेशन है, किसकी? सल्फर डाइऑक्साइड की। ये एनसीईआरटी में 3 प्रिपरेशन दे रखी है सल्फर डाइऑक्साइड की। नोट किया बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन दे रखी है। बहुत ध्यान से सुनना है सल्फर डाइऑक्साइड को। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड में इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये तो एक कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। पंजेंट ऑर्डर है बच्चों। टायर जो जलता है ना बगल में रोड में, आपने देखा रोड पे टायर जलता है तो वैसी जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आती है, पंजेंट ऑर्डर है। होता क्या, उस टायर किसका एग्जांपल है? वल्कनाइज्ड रबर। और वल्कनाइज्ड रबर कैसे बनती है? जब हम नेचुरल रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ। तो अगर हम नेचुरल रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ तो वल्कनाइज्ड रबर बनती है, मतलब
टायर के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, और जब सल्फर जलेगा तो वो SO2 बनाएगा, तो जो पंजेंट ऑर्डर आता है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर है बच्चों, हाईली सॉल्युबल इन वाटर बच्चों, हाईली सॉल्युबल है वाटर में। अगर आप SO2 को डिसॉल्व कर दोगे वाटर में तो ये H2SO3 बना लेगा, सल्फ्यूरस एसिड है ना बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। नोट किया? हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कलरलेस गैस है, पंजेंट ऑर्डर है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। SO2 gas does not collect over water. SO2 gas does not collect over water. SO2 गैस वाटर पे कलेक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होती है। अच्छा, वाटर के ऊपर कौन सी गैस कलेक्ट होगी? जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी। अच्छा, वाटर के अंदर सॉल्युबल कौन नहीं होगी? O2, N2, PH3, ये वाटर पे कलेक्ट हो जाती है। दे आर कलेक्टेड ओवर वाटर, है ना? क्यों? collected over water. These gases are collected over water, but this gas is not collected over water because it is highly soluble in water. Please note down. Please note down. बहुत सारे टॉपिक है आज, बहुत लंबा टॉपिक भी है बेटा, कवर करना है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है? यहाँ तक की तो बात हम लोगों ने पढ़ ली। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि उसे वाटर में डिसॉल्व करने पे वो एसिड बनाता है। कौन सा एसिड बनाता है? सल्फ्यूरस। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, तो सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है अगर हम बात करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? तो SO2 जो है, इसमें सल्फर किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? सभी बच्चों को मालूम है, +4 में। ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बच्चों? ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब कभी कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, तो वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो अगर सल्फर अपने आप को +4 से +6 में कन्वर्ट कर लेता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना? अगर सल्फर अपने आप को +4 से +6 में कन्वर्ट कर लेता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर सल्फर अपने आप को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे मान लो 0 में सल्फर में कन्वर्ट कर लेता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो SO2 है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, बट मेनली किसकी तरह बिहेव करता है? मेनली तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मेनली तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मेनली तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इट बिहेव एज अ बोथ, but it behave as a both, it behave as a both oxidizing agent as well as reducing agent, है ना? ये दोनों की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। बट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेनली इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेनली इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेनली ये किसकी तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। सुना ध्यान से? तो अगर आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, तो आपको मैं बता दूं कि जो SO2 है वो जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है? SO2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है? SO4 - 2 में। तो सल्फर यहाँ पे +4 स्टेट से अपने आप को किस में ले आता है? +6 में। सही है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों का रिडक्शन कराते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की जो मेन प्रॉपर्टी है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो खुद को किस में कन्वर्ट करता है? SO4 - 2। इस बात को नोट कर लेना। सल्फर डाइऑक्साइड जो मेनली है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, जब भी कभी कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो वो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो मेनली किसका काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अब जरा बात आता हूँ आपको, ये किस किस के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है? तो अगर आप SO2 को देखोगे तो ये फेरिक को रिड्यूस कर देता है फेरस में,
फेरिक को फेरस में रिड्यूस कर देता है, खुद को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर लेता है। ये MnO4 माइनस को, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस को, परमैंगनेट आयन को, परमैंगनेट आयन का कलर क्या होता है? पर्पल। ये इसको भी रिड्यूस कर देता है किसमें? Mn+2 में, कलरलेस कर देता है और खुद को कन्वर्ट कर लेता है सल्फेट में। SO2 जो है वो डाइक्रोमेट को भी रिड्यूस करता है। डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। ये डाइक्रोमेट में से अगर आप डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में अगर आप SO2 पास कर देंगे तो ये खुद को कन्वर्ट कर लेगा Cr+3 में और सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट में। Cr+3 का कलर ग्रीन होता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो इन तीनों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो अच्छा वो किस किस को रिड्यूस करता है? Fe+3 को फेरस में रिड्यूस करता है, परमैंगनेट आयन को Mn+2 में रिड्यूस करता है, डाइक्रोमेट आयन को क्रोमियम+3 में रिड्यूस करता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड का मेनली जो काम है वो रिड्यूसिंग एजेंट का है, बट ये दोनों की तरह एक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन आता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज बिहेव एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट मेनली इट बिहेव एज अ, सल्फर डाइऑक्साइड behave as a both oxidizing as well as reducing agent, oxidizing agent as well as reducing agent. Sulfur dioxide behave as a both oxidizing as well as reducing agent, but it mainly behave as a रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा कोई पूछे क्यों करता है ये दोनों की तरह बिहेव? अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि ये दोनों की तरह बिहेव क्यों करता है, तो ये दोनों की तरह इसलिए बिहेव करता है क्योंकि ये किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है +4 में। तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बढ़ाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है, घटाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नोट किया? इस चीज को नोट कर लो, फिर मैं बैलेंसिंग सिखाता हूं। नोट कर लो, बहुत आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं। बच्चे आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है कि SO2 का फंक्शन दोनों की तरह हो सकता है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, बट मेनली इट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। तो SO2 कलेक्ट नहीं होती वाटर के ऊपर। क्यों नहीं कलेक्ट होती SO2 वाटर के ऊपर? बताओ, SO2 वाटर के ऊपर क्यों कलेक्ट नहीं होती? क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होती है। नाइट्रोजन क्यों कलेक्ट होती है ऊपर वाटर के? क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होती। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे? नोट कर लिया है? अब बात आती है कि अगर हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखें तो अगर मैं SO2 Fe+3 एक्वस में से अगर मैं SO2 को पास कर दूं तो ये SO2 को किस में रिड्यूस कर देती है? Fe+2 में, और खुद को किस में ऑक्सीडाइज कर लेती है? SO4-2 में। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ +4 है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है। Fe+3 से Fe+2 में जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करो, पहले इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करो भैया। Fe+3 से अगर मैं Fe+2 में जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, और अगर मैं SO2 से SO4-2 में जाता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो मैं क्या करूँ? 1 इलेक्ट्रॉन वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी 2Fe+3, और ये आ जाएगा SO2, और ये आ जाएगा 2Fe+2। यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया, शायद क्लियर? हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया। 2Fe+3 SO2, 2Fe+2 SO4-2। अब हम लोगों को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड H2O जोड़ देता हूँ। अपोजिट साइड बेटा मैंने H2O जोड़ दिए क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे। मैंने अपोजिट साइड 2H2O जोड़ दिए हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप अपोजिट साइड पे 4H+ जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप 4H+ जोड़ सकते हैं। अच्छा, आप इस तरफ टोटल चार्ज निकाल के देखें। यहाँ एक आयरन पे +2 चार्ज है तो 2 आयरन पे +4 है। यहाँ टोटल सल्फेट पे -2 चार्ज है, और यहाँ एक H+ पे +1 चार्ज है तो 4H+ पे +4 चार्ज होगा। तो यहाँ जो चार्ज आ रहा है वो +6 आ रहा है। यहाँ एक आयरन पे +3 चार्ज है तो 2 पे कितना होगा? +6। तो +6 +6 बराबर है, तो हमारा बैलेंसिंग बराबर।
तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया विद द हेल्प ऑफ H2, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने अपोजिट साइड H+ जोड़ दी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट हैपन व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू द Fe+3 सॉल्ट। तो अगर आप Fe+3 के सॉल्ट में से SO2 पास करते हैं तो Fe+3 को रिड्यूस कर देता है किसमें, Fe+2 में। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये पहली बैलेंसिंग सिखा दी, आप इसको तरीके से सीख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला पढ़ लिया जिसमें हमारा SO2 किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी रिएक्शन की, तो जो दूसरी रिएक्शन है बच्चों, वो रिएक्शन ये है कि अगर मैं परमैंगनेट आयन के सॉल्यूशन में, परमैंगनेट आयन का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, उसमें से अगर मैं SO2 पास करता हूँ तो ये परमैंगनेट को कलरलेस कर देती है, Mn+2 में कन्वर्ट करके और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेती है SO4-2 में। तो आप इस तरीके से भी SO2 को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप SO2 को MnO4- में से क्या करते हैं, आप SO2 को अगर आप MnO4- में से क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो वो खुद को कन्वर्ट कर लेती है SO4-2 में, और MnO4- को Mn+2 में कन्वर्ट कर देती है, और Mn+2 कलरलेस होता है। यहाँ पे जो MnO4- का जो फंक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे जो SO2 का फंक्शन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब जरा बात समझिए, यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो +4 है, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। +4 से अगर आप +6 में जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, बड़ा आसान है। यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने सीखा है +7 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ जो चेंज आएगा बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन का है। Mn वाले केस में 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और SO वाले केस में, SO2 वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2 MnO4-, और ये आ जाएगा हमारा 5 SO2, और ये आ जाएगा 2 Mn+2, और ये आ जाएगा हमारा 5 SO4-2। अगर आप इस तरफ चेक करेंगे तो ऑक्सीजन 20 है, और इस तरफ अगर आप चेक करेंगे तो 18 है। 18 है तो 2H2 आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, और कितना हाइड्रोजन ज्यादा हो गया 4H+, तो ये आपने यहाँ पर इस साइड ऐड कर दिया 4H+। ये आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आप चार्ज चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर एक MnO4 पे चार्ज -1 तो 2 पे कितना होगा, -2। यहाँ 2 2 4 और 2 2 4, और 5 - 2 10 +4 है ना, तो यहाँ पे भी चार्ज -2। तो दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करके आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही है कि गलत, ठीक है। तो आपने एक और रिएक्शन की भी बैलेंस से पढ़ ली जिसमें SO2 किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो रफ कर ले इसको, रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने अगर अच्छे से सीख ली रिएक्शन, समझो। बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप तसल्ली से मन लगाकर इस चीज को पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं इसको। बच्चों अगर हम थर्ड रिएक्शन की बात करें, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, और नीट में जो क्वेश्चन ये पूछा गया है वो इस तरीके से पूछा गया है कि अगर मैं SO2 गैस को डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में से पास कर दूं तो उसमें क्या चेंज आ जाता है कलर में। तो हमारा डाइक्रोमेट क्या होता है, इसका ऑरेंज कलर होता है बच्चों Cr2O7-2, और अगर मैं इसमें से SO2 पास कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाता है Cr+3 में, और SO2 अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है SO4-2। मुझे ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर क्रोमियम 2 है, जिस चीज को आप बैलेंस कर रहे हैं पहले उसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो आप इसको यहाँ बैलेंस कर दीजिए, ट्वाइस लगा दीजिए, ठीक है। आपने इसको बैलेंस कर लिया। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है आपको समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3। एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। यहाँ कितने क्रोमियम है, 2 बेटा। एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, शाबाश पता जल्दी से। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 6, 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। अब आप दोनों को बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर कर सकते हैं दोनों को, आप दोनों को बराबर कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, आप दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, Cr2O7-2, यहाँ पर आ जाएगा 3SO2, यहाँ आ जाएगा 2Cr+3, और यहाँ आ जाएगा 3SO4-2, है ना। दोनों तरफ आपने किसको बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। यहाँ इस साइड ऑक्सीजन 13, इस साइड है 12, एक H2 ऐड कर दीजिए।
एक H2 ऐड करने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए तो 2H प्लस ऐड कर दीजिए, हो गया। बच्चों इस चीज को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, Cr2SO4 का होल थ्राइस, इसका कलर ग्रीन होता है। ये नीट के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन 2018 में कि अगर हम SO2 गैस को डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में से पास कर देते हैं, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट, है। डाइक्रोमेट का कलर बोलो बच्चों जरा, इसका कलर ऑरेंज होता है। आप डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में से अगर आप SO2 पास कर देते हैं तो वो उसके कलर को ग्रीन कर देती है। इस तरीके से आप SO2 का डिटेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं किसके केस में, SO2 के डिटेक्शन। आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं SO2 के डिटेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा काम खत्म हो गया। SO2 एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और ये काफी तीनों रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो आप इससे तसल्ली से कर लीजिए। नीट 2018 में क्वेश्चन आया है। आप समझिए, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, अगर मैं एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूँ, और उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, है ना। नोट किया, ठीक। बच्चों बहुत सारी रिएक्शन SO2 की जो है वो बिल्कुल CO2 जैसी है, बहुत सारी रिएक्शन SO2 की CO2 जैसी भी है बच्चों, बहुत सारी रिएक्शन SO2 की CO2 जैसी भी है। आप बोलेंगे कैसे, जैसे मान लो अगर मैंने याद कराऊं NaOH, अगर मैं CO2 पास कर दूं NaOH के सॉल्यूशन में से, तो ये क्या बना लेता है Na2CO3 प्लस H2, है ना। और अगर मैं Na2CO3 में से फिर से CO2 एक्सेस में पास कर देता हूं तो ये बना लेता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो अगर मैं NaOH में से CO2 पास कर देता हूं तो Na2CO3 बना लेता है, और Na2CO3 में अगर मैं एक्सेस में CO2 पास कर देता हूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है ना। तो इसी तरीके की कुछ रिएक्शन है। अगर हम SO2 गैस को ले लेते हैं, तो अगर मैं SO2 गैस NaOH के सॉल्यूशन में से पास करता हूं तो ये बना लेता है Na2SO3 के व्हाइट क्रिस्टल्स, ये व्हाइट क्रिस्टल बना लेता है Na2SO3 के, प्लस साथ में H2। अगर मैं SO2 गैस को पास कर देता हूं NaOH के सॉल्यूशन में से, तो ये एक व्हाइट कलर के क्रिस्टल बना लेता है Na2SO3, व्हाइट कलर के क्रिस्टल है। और इस Na2SO3 में से अगर मैं फिर से SO2 गैस पास कर देता हूं एक्सेस में, तो इसका व्हाइट कलर डिसअपीयर हो जाएगा, ये बना लेगा सोडियम बाइसल्फाइड। तो इन केमिकल को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है SO2, है ना। इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड, है ना। तो ये रिएक्शन बिल्कुल किसके जैसी है, ये रिएक्शन बिल्कुल किसके जैसी है, CO2 जैसी है। तो अगर आप NaOH के सॉल्यूशन में SO2 गैस पास कराते हैं तो Na2SO3 का व्हाइट क्रिस्टल बना लेगा। फिर अगर आप SO2 गैस एक्सेस में पास करा देगा तो वो सोडियम बाइसल्फाइड बना लेगा, NaHSO3 बना लेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी आप नोट कर सकते हैं बड़े आराम से। नोट किया बच्चों, नोट किया, ठीक। तो ये रिएक्शन बिल्कुल किसके जैसी होती है, बिल्कुल CO2 जैसी होती है। CO2 जो होती है वो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है, और जो SO2 होती है वो सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड बनाती है। ये रिएक्शन भी आसान थी। अब कुछ कैटालिटिक रिएक्शन भी है, मतलब अगर आप SO2 गैस की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करा देते हैं चारकोल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपको अच्छी तरह मालूम है चारकोल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना लेती है, SO2Cl2 क्या बना लेती है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना लेती है। सुना है, क्या बना लेता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना लेता है। अगर आप SO2 की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करा देते हैं चारकोल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना लेता है, SO2Cl2 बना लेता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना लेता है। समझ गए, क्या बना लेता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना लेता है। अगर आप SO2 गैस को रिएक्ट करा देते हैं Cl2 गैस के साथ चारकोल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो ये SO2Cl2 बना लेता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना लेता है। उसी तरीके से अगर आप SO2 को O2 के साथ रिएक्ट करते हैं वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है SO3 में। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जानते हैं, H2SO4 की प्रिपरेशन है इंडस्ट्री। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें एयर में, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। तो ये दोनों रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद एक रिएक्शन और आती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2। कौन सा एक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन है SO2।
मैं आपको बता दूं ब्लीचिंग एक्शन जो SO2 का वो टेम्परेरी है बच्चों, वो टेम्परेरी है और वो ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी है और साथ में वो किसकी वजह से होता है, इसके रिड्यूसिंग नेचर की वजह से होता है वो ब्लीचिंग एक्शन। ओजोन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से होता है, जबकि SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है ये टेम्परेरी होता है और ये रिड्यूसिंग नेचर की वजह से होता है। अगर बच्चों मैं SO2 को ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता हूं और ये H2SO3 बना लेती है, साथ में क्या देती है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं और ये किसी भी कलरिंग मैटर के साथ, तो जो SO2 का ब्लीचिंग एक्शन है वो एक्वस सॉल्यूशन में है बच्चों। SO2 अपना ब्लीचिंग एक्शन वाटर की प्रेजेंस में शो करता है वरना नहीं कर पाएगा। ये किसी भी कलरिंग मैटर के साथ ये नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो ये उसको कलरलेस कर देंगे। किसी भी कलरिंग मैटर के साथ ये नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये कलरलेस कर देंगे उसको। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देना ये रिड्यूसिंग नेचर है, नेसेंट हाइड्रोजन देना ये कौन सा नेचर है, इसका रिड्यूसिंग नेचर है। तो SO2 को ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज टेम्परेरी। बेटा ब्लीचिंग एक्शन जो है SO2 का वो टेम्परेरी है। कैसे? क्योंकि वो रिड्यूसिंग नेचर की वजह से होता है। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब नेसेंट हाइड्रोजन देना। तो किसी भी कलरिंग मैटर के साथ अगर मैं नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ देता हूं तो ये उसको कलरलेस कर देता है, ये इसका रिड्यूसिंग नेचर है, ये इसको कलरलेस कर देता है। और ये जो कलरलेस सब्सटेंस है ये अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाएगा तो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये फिर से कलर आ जाएगा, तो आप मेरी बात समझो कि SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम SO2 का अगर ब्लीचिंग एक्शन लेते हैं तो वो SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी है और वो किसकी वजह से आता है, इसके रिड्यूसिंग नेचर की वजह से आता है। अगर मैं SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट कर दूं तो H2SO3 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन किसी भी कलरिंग मैटर के साथ जुड़ेंगे, उसको कलरलेस कर देंगे। तो ये जो नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है ये रिड्यूसिंग नेचर है। अगर यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन देता तो वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता। तो यहाँ उसने 2 नेसेंट हाइड्रोजन दिए, वेजिटेबल कलरिंग मैटर को वो क्या करेंगे, कलरलेस कर देंगे। अब ये कलरलेस सब्सटेंस दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो फिर से कलर आ जाएगा। अरे भाई कलरलेस सब्सटेंस ने हमने कलर क्यों छोड़ा था, क्योंकि वो नेसेंट हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आया था, रिड्यूसिंग नेचर था। अगर वो दोबारा से किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर से कलर आ जाएगा, ये कौन सा नेचर हो गया इसका। तो ये जो मैं बताना चाहता हूं कि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है बेटा वो टेम्परेरी होता है। इसका ब्लीचिंग एक्शन SO2 का जो एक्शन है ब्लीचिंग एक्शन वो टेम्परेरी होता है, नोट कर लो इसको। SO2 का जो नेचर है वो ब्लीचिंग एक्शन। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलें आगे चलें। अगर हम SO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं SO2 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो SO2 के स्ट्रक्चर में मैं एक चीज तो बताना चाहूंगा आपको, ऐसे समझ लो पहले। SO2 का स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये एंगुलर स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है। और एंगुलर स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, एक लोन पेयर होता है ना। अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगला अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो वो इस तरीके का होगा। इसमें दोनों जो बॉन्ड हैं वो बराबर बॉन्ड लेंथ के होते हैं। क्यों बराबर बॉन्ड लेंथ के होते हैं? ड्यू टू रेजोनेंस इसमें दोनों बॉन्ड बराबर बॉन्ड लेंथ के होते हैं। बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या दो S बॉन्ड O इन SO2 आर इक्वल इन बॉन्ड लेंथ? बिल्कुल। क्या 2 S बॉन्ड O आर इन SO2 आर इक्वल इन बॉन्ड लेंथ? बिल्कुल, ड्यू टू रेजोनेंस। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, सल्फर डाइऑक्साइड के एक स्ट्रक्चर की बारे में बात और की जाती है। सल्फर ऐसे भी तो बना सकता है स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O। सल्फर मैक्सिमम टू वैलेंसी 6 शो कर सकता है। देयर विल बी अ लोन पेयर है ना। एक बॉन्ड जो होता है इसका वो p पाई बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। सल्फर ऑक्सीजन के साथ p पाई बॉन्ड शो कर सकता है, बट सल्फर इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड शो करेगा वो p पाई होगा।
आप चाहें तो इसे डी पाई पी पाई लिख दें, ज्यादा बेहतर होगा ना। एक पी पाई बॉन्ड होता है, एक पी पाई डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है। बोलो, इसके अंदर दो बॉन्ड होते हैं, एक पी पाई होता है, एक डी पाई पी पाई होता है। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और बनाऊं तो वो ऐसे हो सकता है, तो ये वाला हो जाएगा डी पाई पी पाई, ये वाला पी पाई है ना। तो इसके अंदर दोनों बॉन्ड बराबर बॉन्ड लेंथ के इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है, ये बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह टलते रहते हैं। ये हमारे SO2 की कुछ कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SO2 को मैंने बता दिया है इसके अंदर। अच्छा, अगर आप पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। सल्फर इसके अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है? +4। और सल्फर जो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो कर रहा है, अब उसको हम कहानी को समझते हैं। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आप सभी को मालूम है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं सिग्मा एंड लोन पेयर। पाई बॉन्ड जो होता है डज नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन जो आती है वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वजह से आती है, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बात आती है यूजेस की, है ना, किसके? SO2 के यूजेस की बात आती है बच्चों। तो अगर मैं एक SO2 का यूज देखूं तो इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी है बच्चों। SO2 का जो अगर मैं यूज देखूं तो यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, ठीक है। दूसरा, यूज्ड इन मेकिंग केमिकल, यूज्ड इन मेकिंग केमिकल लाइक H2SO4 NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी पढ़नी है आपको 1 to 1, है ना। तो यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, यूज्ड इन मेकिंग केमिकल्स लाइक H2SO4 and NaHSO3, liquid SO2 is dissolved in inorganic and organic chemicals, and the fourth one is very very important, used in bleaching। किस किस को ब्लीच करने के काम आता है? वुल को और सिल्क को, इन दोनों को क्या करने के काम आता है? ब्लीच करने के काम आता है। तो यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, यूज्ड इन मेकिंग केमिकल्स लाइक H2SO4 NaHSO3, liquid SO2 dissolved inorganic and organic chemical used in bleaching wool and silk। So this is all about बच्चों SO2, this is all about SO2। हम लोगों ने SO2 बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बिल्कुल मैसेज करें, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। आपको इतना अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है बच्चों, एनसीईआरटी पढ़नी है ना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये सारे आप पॉइंट्स को नोट कर लीजिए ध्यान से। तो SO2 अपना ब्लीचिंग एक्शन क्यों शो करता है? तो ये क्वेश्चन तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि SO2 अपना ब्लीचिंग एक्शन क्यों शो करता है। SO2 अपना ब्लीचिंग एक्शन जो शो करता है, SO2 अपना ब्लीचिंग एक्शन इसलिए शो करता है ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर, है ना, ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर। और ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है। SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी होता है। दूसरा, SO2 गैस जो है वो वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं होती, वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? SO2 गैस वाटर के ऊपर इसलिए कलेक्ट नहीं होती क्योंकि SO2 वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, SO2 वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है।
तो आप इतनी बातें लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा SO2 के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो SO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो एंगुलर होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और एंगुलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक बॉन्ड जो होता है वो p पाई होता है और एक बॉन्ड जो होता है वो d पाई होता है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट SO2। ओके बच्चों, ठीक है, ओके, थैंक यू।